हेलो एवरीवन। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक इनिशिएटिव लिया था। पिछले 10 सालों के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी के वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको याद करवाने का मैंने इनिशिएटिव लिया था। उसका जो पहला वीडियो है आपने काफ़ी पसंद किया और मुझे 900 से ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं जिसमें वोकेबुलरी के बाकी वीडियोस बनाने की मुझे आपने रिक्वेस्ट की है। सो ये मैं दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ उसका। इसमें मैंने एसएससी सीजीएल और आईबीपीएस, इतना ही नहीं, एसएससी सीजीएल में ये पिछले 10 साल के वोकेबुलरी के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके बाकी एग्जाम्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर, एएसआई, सीएपीएफ, स्टेनो, इनके एग्जाम से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। जनरली एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, क्योंकि कोई वोकेबुलरी कोई स्पेसिफिक एग्जाम की नहीं होती है, वोकेबुलरी जनरल होती है, लेकिन वही वर्ड्स बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो टोटल आप देखेंगे कि लगभग 700-800 वर्ड्स हैं टोटल जो हर एग्जाम में आप घूम फिर के वही रिपीट होते हैं। उसमें जो मेरा पहला पार्ट था वीडियो का, उसका लिंक आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो। ये है उसका दूसरा भाग। इसमें मैं लगभग 60 वर्ड्स और कवर करूंगा। टोटल मैं 20 वीडियोस बनाऊंगा वोकेबुलरी के, जिससे आप पूरे कंप्लीट 1000 से ज़्यादा शब्द याद कर सकें अच्छे से। उससे आपका वोकैब में कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसके अलावा वोकैब में मैंने जो दूसरे स्पेसिफिक एग्जाम हैं जैसे क्लैट या होटल मैनेजमेंट, बीबीए, इनके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया था और फॉरेन वर्ड्स के लिए भी एक अलग वीडियो बनाया था। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वीडियो भी आपने काफ़ी पसंद किया है, लगभग 30-35 हज़ार बार देखा जा चुका है और उस पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव आपका रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि समानार्थी और भिन्नार्थी शब्द और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो आप तक लेकर आऊं। सो प्रेजेंट करता हूं सेकेंड वीडियो इस सीरीज में। सबसे पहला शब्द है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है जो जैसा दिखता है वैसा नहीं हो, यानी बिल्कुल नकली, फेक। हिंदी में इसको बोलते हैं नकली। और फेक मतलब भी होता है नकली। मान लीजिए अब ऐसे आप ये दो फोन देखिए, इसमें देख के पता करना मुश्किल है कि जेन्युइन कौन सा है। जेन्युइन मतलब असली, एकदम जेन्युइन चीज, और स्पूरियस कौन सा है यानी फेक कौन सा है। सो स्पूरियस मतलब होता है फेक। मैंने हर शब्द के लिए एक सेंटेंस भी आपके लिए बनाया है जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। जैसे इस वाली स्लाइड में जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो ये है कि एक अच्छा इंश्योरेंस ऑफिसर वो है जो एक जेन्युइन क्लेम को एक स्पूरियस क्लेम से अलग करके देख सके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाने के लिए लोग नकली पेपर का इस्तेमाल करते हैं और नकली एक्सीडेंट दिखाते हैं जिससे उनको क्लेम मिल जाए। सो एक अच्छा इंश्योरेंस ऑफिसर वो है जो असली और नकली का फर्क जान सके, यानी जेन्युइन और स्पूरियस का फर्क जान सके। अगला शब्द है जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है शिखर। ये शिखर किसी भी तरह का हो सकता है। मान लीजिए अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो एक पहाड़ का शिखर हो सकता है। जैसे ये जो पर्सन है फोटो के अंदर, ये पहाड़ के ऊपर है, यानी ये जेनिथ पर है। एग्जाम में ये वर्ड बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, जेनिथ। जेनिथ के कुछ समानार्थी शब्द भी हैं जैसे आकमे। आकमे मतलब भी होता है पिनेकल या शिखर। पिनेकल, पीक, जैसे माउंटेन पीक बोलते हैं, माउंटेन की चोटी यानी ऊंचाई पर। एक मैंने सेंटेंस बनाया है इसमें, दीपिका पादुकोणे इज एट द जेनिथ ऑफ हर कैरियर। दीपिका पादुकोणे ने अभी अभी फिल्म फेयर अवार्ड जीता है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और बाजीराव मस्तानी और पीकू पिक्चरों के लिए भी नए अवार्ड्स दिए गए हैं। सो ये अपने कैरियर के शिखर पर हैं, यानी जेनिथ। एक बात आपको और याद रखनी है, अगर आप जेनिथ का बिल्कुल उल्टा शब्द चाहते हैं तो यह शब्द होता है नादिर। नादिर मतलब सबसे नीचे। मान लीजिए मैं अपने कैरियर में सबसे नीचे के पड़ाव पर हूं, उससे नीचे मैं नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं नादिर, और जेनिथ को बोलते हैं शिखर। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है शिखर, इसे बोला जाता है एपेक्स। तो जेनिथ का एक और समानार्थी शब्द है एपेक्स, और नादिर को आप बोल सकते हैं बेस। आपने हिंदी में एक कहावत भी सुनी होगी, अर्श से फर्श तक या फर्श से अर्श तक। फर्श मतलब होता है बेस और अर्श मतलब होता है आसमान, यानी कि एपेक्स या जेनिथ। अगला शब्द है एनार्की। एनार्की शब्द कहां से बना पहले ये देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अंग्रेजी में एक रूट होती है जिसको बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब होता है हेड। हेड यानी कि कोई भी जो हेड हो किसी चीज का, मान लीजिए कोई कमेटी का हेड हो या किसी सरकार का हेड हो। जैसे नरेंद्र मोदी अभी
सरकार के हेड हैं लोकसभा के अंदर। सो आर्क मतलब होता है हेड। अब किसी शब्द के आगे अगर एन लगा देते हैं, ए एन अंग्रेजी में, तो वो उल्टा हो जाता है। एन आर्क मतलब जब कोई हेड ना हो। मान लीजिए किसी देश के अंदर ऐसी सरकार है जिसका कोई हेड ही ना हो, यानी निर्णय लेने वाला कोई लीडर ही ना हो, तो क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। चारों तरफ कोई अथॉरिटी का कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। उसको बोलते हैं एनार्की। एनार्की मतलब अफरा तफरी। जब कोई सरकार ना हो, सरकार का कोई हेड ना हो, उसे बोलते हैं एनार्की। जैसे एक एग्जाम्पल, द किलिंग ऑफ द इजिप्शियन किंग क्रिएटेड एनार्की इन द कंट्री। यानी इजिप्ट के राजा को मारे जाने के बाद देश में एनार्की फैल गई, क्योंकि अब राज करने वाला कोई नहीं था, अथॉरिटी मनवाने वाला कोई नहीं था। सो एनार्की के लिए और भी शब्द यूज होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब भी होता है चारों तरफ अफरा तफरी, या आप इसको रैंडमनेस भी बोल सकते हैं। रैंडमनेस मतलब भी होता है अफरा तफरी। सो जनरली एनार्की सरकारों के सेंस में यूज होता है, लेकिन जनरल सेंस में भी यूज किया जा सकता है। अगला शब्द है कॉर्डियल। देखते हैं ये शब्द कहां से बना। अंग्रेजी में आप जानते हैं अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं से बनी है, जैसे ग्रीक, जैसे यूनानी या रोमन भाषाओं से बनी है। स्पेनिश के भी बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में लिए गए हैं, और फ्रेंच भाषा के भी बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में लिए गए हैं। कॉर्ड एक शब्द होता है। कॉर्ड को बोलते हैं वैसे तो रस्सी, लेकिन कॉर्ड का एक मतलब होता है हार्ट, दिल। अगर कोई आपके दिल को छू जाए तो वो है कॉर्डियल, यानी बहुत ही फ्रेंडली पर्सन, बहुत ही वार्म पर्सन, बहुत ही ज्यादा जो आपसे दोस्ती प्यार मोहब्बत रखता है, उसको बोलते हैं कॉर्डियल। सो अगर ऑफिस के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, सारे एक दूसरे को फ्रेंडली बिहेवियर कर सकें। सो फ्रेंडली के लिए एक शब्द और होता है, और वो शब्द है एफेबल। एफेबल मतलब भी होता है फ्रेंडली। एक बात और याद रखनी है, आपको तीन शब्द और बताता हूं, इससे बिल्कुल मिलते जुलते, आपको याद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कॉर्ड का मतलब होता है दिल, अगर दो लोगों के दिल मिल जाएं, यानी उनमें हो गया एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी उनके दिल मिल जाते हैं। एकॉर्ड को बोलते हैं एग्रीमेंट। इसके लिए एक और शब्द भी है, कंकॉर्ड। कंकॉर्ड मतलब भी होता है एग्रीमेंट, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा शब्द है डिस्कॉर्ड। DISCORD। अगर दो लोगों में डिस्कॉर्ड हो जाएगा, यानी दो लोगों के बीच तनाव हो जाएगा, दो लोगों के बीच असहमति हो जाएगी, और अगर सहमति हो जाएगी तो एकॉर्ड या कंकॉर्ड। अगला है पेंसिव। पेंसिव आपका एक वो मूड होता है जब आप बहुत ज्यादा सोच विचारते हैं, जब बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं पेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लड़का है यहाँ पे, ये छत पे खड़ा है एक पेंसिव मूड के अंदर, यानी बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग के अंदर है, बहुत ज्यादा सोच विचार रहा है। ही इज चूइंग द कड। इसके लिए एक मुहावरा भी यूज होता है, च्यू द कड। वैसे च्यू द कड बोलते हैं उन जानवरों को जो जुगाली करते हैं। अगर आप टेक्निकल देखें, सो च्यू द कड मतलब जुगाली करना, लेकिन यहां जुगाली करने से मतलब कुछ खाना पीने से रिलेटेड नहीं है। यहां पे जुगाली करना मतलब किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, डीप सोचते रहना। सो एक मुहावरा भी होता है च्यू द कड, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना। अगला शब्द डिस्कॉर्ड। सो आई होप अब आपको डिस्कॉर्ड शब्द याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्कॉर्ड शब्द मैं आपको बता चुका हूं। कॉर्ड मतलब होता है हार्ट, और डिस मतलब होता है नेगेटिव, यानी अगर आपका किसी से तनाव हो जाए, लड़ाई हो जाए, असहमति हो जाए, उसको बोलेंगे डिस्कॉर्ड। और डिस्कॉर्ड का बिल्कुल उल्टा शब्द होगा एकॉर्ड या कंकॉर्ड। सो आई होप आप ये शब्द अब कभी नहीं भूलेंगे। सो एक मैंने सेंटेंस भी बनाया है, उन दोनों बिजनेसमैन जो थे उनके बीच में इतना ज्यादा डिस्कॉर्ड हुआ कि कोई भी डील साइन नहीं हो पाई, यानी असहमति उन दोनों के बीच में हो गई। अगला शब्द है कोमोशन। ये एक थोड़ा सा मुश्किल शब्द है। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और बाहर से कोई आवाजें आ रही हैं जिनसे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। मान लीजिए कोई शादी ब्याह की जो बारात है वो जा रही है, या कई लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोमोशन। कोमोशन मतलब कोई भी एक नॉइजी डिस्टर्बेंस। जब आप किसी ऊंची आवाज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं कोमोशन। सो फॉर एग्जाम्पल, आई कुड हियर अ कोमोशन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, सो आई वेंट टू सी व्हाट द प्रॉब्लम वॉज अबाउट। मैं अपने घर में बैठा था, अचानक मुझे बाहर से एक कोमोशन सुनाई दिया, और फिर मैंने जाकर देखा कि माजरा क्या है।
अगला शब्द है एनोमेली। अब देखते हैं ये शब्द कहां से बना। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा। मान लीजिए एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज है जो सबके पास 5 उंगलियां होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के हाथ में 6 उंगली हैं, जैसे इसके हाथ में देखिए, ये फोटो देखिए, इसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, यानी ये एनोमेली है। एनोमेली मतलब जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल शब्द के आगे मैंने ए लगा दिया तो बन गया ए नॉर्मल या एब नॉर्मल। एब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, और एब नॉर्मल को बोलते हैं एनोमेली। एनोमेली मतलब जो हटके, जो नॉर्मल नहीं से हटके होता है, उसे बोलते हैं एनोमेली। और बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं दुनिया में जिनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। जैसे ऋतिक रोशन जो एक्टर हैं, उनके हाथ में भी सुनने में आता है कि 6 उंगलियां हैं। सो ये है एनोमेली। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर ओले पड़ना, ये एक एनोमेली है। यानी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि समर्स के अंदर ओले पड़ेंगे आसमान से। हेल स्टॉर्म्स, ओले, ओलों को बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स अंग्रेजी में। लेकिन अगर पड़ जाएं तो वो एक एनोमेली है, यानी हटके, जो नॉर्मल से हटके, उसे बोलते हैं एनोमेली। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवोकल बहुत बार आ चुका है और थोड़ा सा समझना इसे मुश्किल भी है। इक्विवोकल, देखिए वर्ड कहां से बना। अंग्रेजी में एक रूट होती है वोक। वोक मतलब होता है बात करना, टॉक। इसीलिए कोई भी चीज बातों से रिलेटेड उसे बोलते हैं वोक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन वोकल है, वोकल मतलब वो किसी टॉपिक पर काफी ज्यादा बोलता है, वोकल है। या फिर किसी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा जुझारू है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो उसे बोलते हैं वोसीफेरस। वोसीफेरस भी वो होता है जो बहुत ज्यादा किसी मुद्दे पर बोलता है। सो इन दोनों में आप देख सकते हैं वीओसी, वोक का यूज हुआ है। नाउ इक्वी, इक्वी मतलब होता है इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वी डिस्टेंट। अगर ये मान लीजिए मेरा घर है और यहां से ये 2 पॉइंट हैं, एक ए और एक ये बी, और ये 2 पॉइंट मेरे घर से बिल्कुल इक्वल दूरी पे हैं, यानी ये इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी मतलब इक्वल, यानी बराबर की दूरी पर है। सो इक्वी मतलब इक्वल, और वोक मतलब बात करना, यानी इक्वल शब्दों में बात करना। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है और आप उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि उसके कई मीनिंग निकल रहे हैं। जैसे आपने जो जवाब दिया उसका मीनिंग कोई लेफ्ट में भी निकल सकता है या राइट में भी निकल सकता है, किसी भी दिशा में जा रहा है, तो वो इक्विवोकल है। यानी कि बिल्कुल, एक तो होता है सपाट बात करना, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, और दूसरा होता है इक्विवोकेट करना। सो अगर आप सीधे शब्दों में जवाब नहीं देते हैं, यानी आप अपनी बात में रखते हैं डाउट, उसको बोलते हैं एम्बिग्विटी, या उससे शब्द बना एम्बिगुअस। सो इक्विवोकल और एम्बिगुअस एक ही मतलब है इनका, और इनका मतलब होता है सीधे शब्दों में बात नहीं करना। और इसके बिल्कुल उल्टे शब्द होते हैं। आप इन दोनों शब्दों के आगे अन लगा दीजिए, UN, तो एक बन गया अनइक्विवोकल और दूसरा बन गया अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब एकदम साफ साफ बात करना, बिल्कुल सटीक सीधे शब्दों में जवाब देना, यानी अनएम्बिगुअस स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अनइक्विवोकल मतलब भी होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो। ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं दोनों। अगला है लूसिड। लूसिड मतलब होता है बहुत ही साफ साफ समझाना, समझना किसी चीज को। जब किसी चीज को समझना बहुत आसान हो, तब उसे बोलते हैं लूसिड। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा और उस टीचर ने मुझे बहुत ही लूसिड एक्सप्लेनेशन दिया। लूसिड एक्सप्लेनेशन यानी इतने अच्छे से समझाया कि मुझे सब कुछ बहुत ही जल्दी से समझ में आ गया, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन था वो काफी लूसिड था। सो लूसिड मतलब एकदम क्लियर, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड। अगला शब्द है प्रेसिपिटेट। इस शब्द को समझना थोड़ा सा कठिन है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान के अंदर यूज करते हैं इसे। सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो सोल्यूशन जो ऊपर होता है और एक नीचे जो बैठ जाता है, जो प्रेसिपिटेट होता है। और दूसरा जो ज्यादा कॉमन है वो ये, जब आप किसी चीज के होने की उम्मीद नहीं करते और वो किसी चीज के कारण हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी के अंदर, तो आप सोचते हैं कोई बात नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाई कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, यानी कि इट कैन प्रेसिपिटेट इनटू अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी उससे मृत्यु भी हो सकती है। यानी वो जो छोटा सा एक्सीडेंट है वो मृत्यु के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कहने का मतलब, जब आप किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को, जिसको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और वो अचानक हो जाता है किसी कारण की वजह से, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रेसिपिटेट। अगला शब्द है असुआज। ये एक काफी अच्छा शब्द है और इससे मिलते जुलते शब्द अक्सर पूछे जाते हैं।
असुआज का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता को कम करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना। मान लीजिए अगर आपके कमरे में आपने खाना छोड़ दिया 5-6 दिन से और वो खाना सड़ गया है, उस पर फंगस लग गई है, उसमें से बदबू आ रही है। कई बार मान लीजिए आप अपना पुराना फ्रिज खोलते हैं, उसमें से स्मेल आती है, तो आप क्या करेंगे? पूरे कमरे में स्मेल फैल गई तो आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे कमरे में, यानी आप स्मेल को असुआज कर रहे हैं। यानी किसी चीज के प्रभाव को कम करना, उसे बोलते हैं असुआज। इसके लिए और भी शब्द हैं, जैसे सूद, मिटिजेट, काम या रिलीव। ये जनरली जो चारों शब्द हैं ये दर्द के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पेट में दर्द होगा और आप दवाई ले लेते हैं, तो आप अपने पेट के दर्द को क्या कर रहे हैं? असुआज या मिटिजेट या कम कर रहे हैं, यानी रिलीव कर रहे हैं, या अपने आप को काम पहले से शांत कर रहे हैं या सूद कर रहे हैं। सो ये है मतलब असुआज का। अगला है एरुडाइट। बहुत अच्छा शब्द है। एरुडाइट मतलब कोई बहुत ही विद्वान, एरुडाइट को बोलते हैं विद्वान, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसको स्कॉलर भी बोला जाता है, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो। इसीलिए जनरली हम जो व्यक्ति पीएचडी करता है उसे भी बोलते हैं कि वो एक स्कॉलर है, यानी वो एक बहुत ही एरुडाइट पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा दिया जाता है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये एक एरुडाइट पर्सन थे। सो एरुडाइट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड। अगला शब्द है ओपेक। ओपेक को बोलते हैं अपारदर्शी, जिसमें से लाइट पास नहीं होती, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के जो बाथरूम हैं उनकी जो खिड़कियां हैं वो कैसी होती हैं? ओपेक, जिससे बाहर वाले अंदर ना झांक पाए, और अंदर तो ये ओपेक होती हैं। देखिए अंग्रेजी में जब भी आप कोई शब्द याद करें तो उसके दो तरह से मीनिंग निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि वो पर्सन काफी ओपेक है, इसका क्या मतलब है? अब वो पर्सन ऐसा तो है नहीं कि जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रही। कहने का मतलब मैं उस पर्सन के आर पार नहीं देख पा रहा हूं, यानी वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन नहीं है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है वो क्या सोच रहा है, यानी वो एक ओपेक पर्सन है। सो आप ओपेक को वस्तुओं के लिए भी यूज कर सकते हैं और पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शी है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके चेहरे पे है वही उसके अंदर है, यानी उसमें कोई भी विकार नहीं है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन ओपेक पर्सन किस तरह का होगा? तो आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है बहुत ही नेगेटिव शब्द, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है कोई बहुत ही ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है, जो जिसका सिर्फ एक ही काम है रात दिन खर्चा करना, बिना सोचे समझे पैसा उड़ाना, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट खर्च करना, शो ऑफ करना। ये हो सकता है किसी राजा महाराजा का बेटा हो, किसी नेता का बेटा हो, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पैसों की समझ ना हो, पैसों की कीमत का अंदाजा ना हो, जिसको बहुत आसानी से जीवन में सब कुछ मिल गया हो और वो उसको उड़ाना स्टार्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहां पे बनाया है। वो कभी बहुत धनवान हुआ करता था, लेकिन अपने प्रोडिगल लिविंग के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया, यानी उसने सब कुछ उड़ा दिया। एक चीज और याद रखनी है, जब आप किसी चीज को उड़ाते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्ट करना। वेस्टेज के लिए भी अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं प्रोफ्लीगेसी। प्रोफ्लीगेसी मतलब होता है वेस्टेज, यानी कि कोई भी चीज वेस्ट करना। आप समय भी वेस्ट कर सकते हैं, यानी वो भी प्रोफ्लीगेसी है। आप अपना जीवन वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की वेस्टेज को बोलते हैं प्रोफ्लीगेसी। और जो व्यक्ति प्रोफ्लीगेसी करता है उसे बोलते हैं प्रोफ्लीगेट। यानी कि प्रोडिगल और प्रोफ्लीगेट लगभग समानार्थी शब्द हैं। अगला शब्द है एनिग्मा। एनिग्मा मतलब होता है कोई ऐसा पजल। पजल मतलब कोई ऐसी चीज जिसे समझना बहुत कठिन है, इसे मिस्ट्री भी बोलते हैं। उसके लिए शब्द होता है एनिग्मा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं कि बचपन से मैथ्स का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स मेरे लिए हमेशा एक एनिग्मा रहा है, मुझे आज तक कभी मैथ समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए वो एक मिस्ट्री, एक पजल की तरह रहा है। या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको क्या हुआ आज तक पता नहीं चल पाया है, वो एक मिस्ट्री है, पजल है, एनिग्मा है। अभी सरकार ने भी बहुत सारी फाइलें उनकी सार्वजनिक की हैं, लेकिन अभी तक वो एक एनिग्मा बना हुआ है। अगला है फरविड। फरविड मतलब होता है पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, यानी आप क्या शौक रखते हैं, आप कह सकते हैं आई एम अ फरविड फुटबॉल एंथुजियास्ट, या आई सपोर्ट फुटबॉल फरविडली।
कहने का मतलब मैं बहुत ही ज्यादा फुटबॉल के लिए पैशनेट हूं, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं फुटबॉल के अंदर, पूरा मेरा जो एंथुजियाज्म है, पूरी मेरी शक्ति के साथ मैं फुटबॉल को फॉलो करता हूं, तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फरविड। बहुत ही अच्छा शब्द है। जैसे नरेंद्र मोदी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के एक फरविड सपोर्टर है। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि वो जो नारी शक्ति, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उसको बहुत ज्यादा फरविडली सपोर्ट करते हैं। फरविड मतलब पूरे जोश, पूरी ताकत के साथ। अगला शब्द है प्लेकेट। थोड़ा सा कठिन शब्द है प्लेकेट समझना। प्लेकेट क्यों थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि प्लेकेट के जो समानार्थी शब्द हैं वो काफी टफ है। प्लेकेट का मतलब होता है अपीज करना किसी को, या सेटिस्फाई करना, या कंसिलिएट करना, या प्रोपिटिएट करना। चारों शब्द काफी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। प्लेकेट मतलब होता है किसी को खुश करने की कोशिश करना, किसी को किसी की चापलूसी करना, किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, एक तरह से किसी के जूते चाटने के लिए तैयार रहना। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड न्यूज में अक्सर सुना होगा, माइनॉरिटी अपीजमेंट, यानी कि नेता वोट पाने के लिए जो भारत के माइनॉरिटी हैं उनको लुभावने वादे करते हैं, यानी उन्हें क्या कर रहे हैं, वो प्लेकेट कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप कोई हमारे भारत सरकार की कोई रिपोर्ट देखें, जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, ये साफ कहती है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज का विकास नहीं हुआ है, यानी देश में मुसलमानों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है पिछले 50 सालों में। लेकिन नेता हमेशा उनके वोट ले लेते हैं, क्या करके, उन्हें लुभावने वादे करके, यानी उन्हें प्लेकेट करके, उन्हें अपीज करके, उन्हें सेटिस्फाई करके। सो ये एक शब्द है जो काफी बार एग्जाम में आता है। अपीज, सेटिस्फाई, कंसिलिएट या प्रोपिटिएट, चारों का मतलब होता है प्लेकेट। अगला शब्द है जील। जील मतलब होता है जोश। मैंने बिल्कुल अभी एक शब्द आपको बताया था, फरविड। फरविड का मतलब आपको बताया था मैंने। फरविड मतलब भी होता है पूरे जोश के साथ। जील मतलब होता है जोश। अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा उमंग है, बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा जील है। सो हमें अगर अपने सपने पूरे करने हैं जिंदगी में, तो हमारे अंदर जील होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर पैशन होना चाहिए। हमें हमेशा 100% उस काम में देना चाहिए। अगला है एब्सटेन। ये एक बहुत अच्छा शब्द है, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब लिटरली इंग्लिश में होता है सेल्फ डिनायल, यानी मैं अपने आप को ये काम करने से रोकता हूं, उसको बोलते हैं एब्सटेन करना। अपने आप को किसी काम करने से रोकना। जो व्यक्ति अपने आप को कोई काम करने से रोकता है, एंजॉय करने से रोकता है, दुनिया के सुखों से रोकता है, उसे बोलते हैं एस्केटिक। सो एस्केटिक कौन पर्सन होता है? एस्केटिक पर्सन वो है जो एब्सटेन करता है चीजों से। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, या दुनिया के सुखों में जिसे सुख नजर नहीं आता, ऐसा व्यक्ति आपको तपस्या करता हुआ पहाड़ों के ऊपर मिल जाएगा, या कि हो सकता है कोई स्पार्टन लाइफस्टाइल जिए, किसी गुफा के अंदर मिल जाएगा, जंगलों में तपस्या करते हुए मिल जाएगा। उस व्यक्ति को बोलते हैं एस्केटिक, जो हर बुरी आदत से अपने आप को दूर रखे, यानी हर बुरी आदत से एब्सटेन करे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छी सेहत चाहता हूं, इसके लिए मैं स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से अपने आप को एब्सटेन करूंगा। अगला शब्द है एपैथी। एपैथी भी एक बहुत अच्छा शब्द है। पहले देखते हैं ये शब्द बना कहां से। अंग्रेजी में पैथी मतलब होता है फीलिंग्स। किसी के प्रति अगर आपके अच्छे फीलिंग्स हैं, यानी आपकी है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब आपकी सहानुभूति, यानी आप उसका अच्छा सोचते हैं। और इससे भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब आप उसके शूज में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहने का, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, रोड के किनारे पड़ा है कोई, मान लीजिए आदमी, तो एक तो होता है आप उसके प्रति अच्छी भावना रखें, उसे बोलते हैं सिंपैथी। एक होता है कि आप उसे हॉस्पिटल लेके चले जाएं, यानी आपने उसके लिए काफी कुछ किया, आपकी जो कंपैशन है उसके प्रति है, सो आपने दिखाई एम्पैथी। और एक होता है एपैथी। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स, और इसके आगे ए लगा दिया, मतलब उस चीज का अभाव। अगर आपके पास उस किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, यानी आप एपैथेटिक हो, यानी आपके पास है एपैथी, यानी कि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सो इसको बोलते हैं आई डोंट केयर, यानी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है एपैथी, यानी मैं एपैथेटिक हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल दिल्ली में हर तरफ कचरा फैला हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज एन एपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीपल। दिल्ली सरकार का जो लोगों के प्रति नजरिया है वो कैसा है? एपैथेटिक। अगला है शब्द एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट करना यानी किसी चीज को
इम्प्योर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूध में पानी मिला रहा हूं तो मैं दूध को क्या कर रहा हूं? एडल्ट्रेट, यानी दूध की जो शुद्धता है उसे कम कर रहा हूं। सो किसी भी चीज को अशुद्ध करना, किसी भी चीज को शुद्ध किसी भी चीज को शुद्ध बनने से रोकना, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेट करना। जैसे अक्सर हमारी सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, हमारी जो दूध है उसके अंदर यूरिया मिलाया जाता है, ये सब एक तरीके हैं एडल्ट्रेट करने के। आज हम ज्यादातर चीजें जो बाजार में खाते हैं वो एडल्ट्रेटेड खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल खरीदेंगे, दाल में पत्थर मिलेगा, यानी कि दाल कैसी है? एडल्ट्रेटेड। अगला शब्द है ओडेशियस। ओडेशियस मतलब होता है निडर, बोल्ड, जिसमें रिस्क लेने का दम हो, जो साहसी हो। सो जिसके अंदर साहस है वो है ओडेशियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का मगरमच्छ की फोटो खींच रहा है, यानी ये काफी ओडेशियस है। ओडेशियस को बोलते हैं बोल्ड या डेयरिंग, जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत हो, जिसके अंदर डर ना हो। डर के लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसे बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन मतलब डर। और जिस पर्सन में डर बिल्कुल नहीं होता उसको बोलते हैं इनट्रेपिड। आप ट्रेपिडेशन के आगे इन लगा दीजिए। आप जानते हैं, अगर अंग्रेजी में मैं किसी शब्द के आगे इन लगा दूं मतलब उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उचित काम है मतलब अप्रोप्रिएट है, अगर मैं इसको इन अप्रोप्रिएट कर दूंगा मतलब अनुचित। इसी तरह से ट्रेपिडेशन मतलब फियर, और इनट्रेपिड कौन होगा फिर? फियरलेस, यानी ओडेशियस, यानी कि बोल्ड, साहसी। सो साहसी पर्सन के लिए और भी शब्द होते हैं। आप इसको ब्रेव भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर साहस है। आप इसे गैलेंट भी बोल सकते हैं। गैलेंट शब्द बना है गैलेंट्री से। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं रिपब्लिक डे के ऊपर, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब गैलेंट्री अवार्ड है। एक और शब्द इसके लिए यूज होता है जिसे बोलते हैं शिवलरी। शिवलरी मतलब होता है बहादुरी, और शिवल रस पर्सन होता है जो बहादुर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक फॉर्मूला चलाया, गाड़ियों का ऑड इवन फॉर्मूला। ये एक काफी ओडेशियस कदम था, यानी काफी साहसी कदम था पोल्यूशन कम करने के लिए। अगला शब्द है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब बहुत ही कम बोलना, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए, बहुत तरह के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं। जरूरी नहीं है अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो कम बोलते हैं। एक जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इन्हें बोलते हैं शाई। शाई मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है डिफिडेंट। डिफिडेंट एक कॉन्फिडेंट का उल्टा है एकदम। कॉन्फिडेंट पर्सन वो है जिसे अपने आप पे विश्वास होता है, और डिफिडेंट वो है जिसे अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। इसीलिए वो जब भी लोगों से मिलता है तो कम बोलता है, बहुत ज्यादा लोगों से बचता है, नजरें चुराता है। लेकिन लैकोनिक पर्सन ऐसा नहीं है। लैकोनिक पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कम बोलता है, यानी बेसिकली उसे कम बोलना पसंद है। जितने शब्दों का उपयोग वो करना चाहे बस उतने का उपयोग करके आपको जवाब दे देगा और उसके बाद चुप हो जाएगा। यानी बिल्कुल कंसाइज, एकदम टू द पॉइंट बात करेगा। और इस तरह की बातों को बोला जाता है टर्स। इसके लिए और भी शब्द हैं, जैसे पिथी। पिथी मतलब भी होता है सिर्फ उतने शब्द बोलना जितना जरूरी हो, शॉर्ट में, संक्षिप्त में जवाब देना। टर्स जवाब देना या पिथी जवाब देना मतलब एकदम कंसाइज, टू द पॉइंट बात करना। अगला शब्द है कैप्रिशियस। थोड़ा सा कठिन शब्द है। कैप्रिशियस मतलब होता है जब आपका मूड बार बार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाई कब से स्टार्ट करेंगे। पहले आप सोचते हैं कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा, फिर सोचते हैं मैं कल से, फिर आप उसको टालते जाते हैं। फिर आपका मूड अगर बार बार चेंज हो रहा है, यानी आप कैप्रिशियस व्यक्ति हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस इसमें बनाया है, मेरा जो बॉस है वो काफी कैप्रिशियस है, मुझे पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। यानी कभी तो मेरा बॉस मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है और कभी बिल्कुल मुझे डांटता रहता है, यानी वो एक कैप्रिशियस व्यक्ति है। सो कैप्रिशियस मतलब जिसका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो, उसे बोलते हैं कैप्रिशियस। अगला शब्द है लॉडेबल। किसी को लॉर्ड करना यानी किसी की तारीफ करना, और जो तारीफ के काबिल होता है उसे बोलते हैं लॉडेबल। जैसे हमारी जो सेनाएं हैं वो अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाती हैं, यानी वो काफी लॉडेबल काम करती हैं, तारीफ के लायक। इसके लिए और भी शब्द हैं, जैसे प्रेज वर्दी, किसी को प्रेज करना यानी तारीफ करना। कमेंडेबल, कमेंडेबल यानी तारीफ के योग्य है। डिजर्विंग भी वही होता है जो सम्मान के योग्य होता है। थोड़े से अगर आप और कठिन शब्द यूज करना चाहें, सो एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं एपोथियोसाइज, यानी किसी की इतनी ज्यादा तारीफ करना कि एकदम भगवान बना देना। जैसे कई लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर भगवान है। कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर वैसे तो भगवान नहीं है तो इंसान ही, लेकिन सचिन तेंदुलकर को एकदम भगवान बना दिया, यानी उसे क्या कर दिया है आपने?
एपोथियोसाइज। थियो मतलब होता है भगवान, जो थियो को मानता है वो होता है थीस्ट, जो थियो को नहीं मानता है वो होता है अथीस्ट। सो थियो मतलब होता है भगवान, और अगर किसी को बिल्कुल भगवान के साइज का कर देना, भगवान के बराबर तुलना कर देना, इतनी तारीफ कर देना, उसको बोलते हैं एपोथियोसाइज। एक शब्द और यूज कर सकते हो आप, एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, बार बार, खासकर एक्सटॉल वर्ड यूज किया जाता है अगर मान लीजिए कोई चीफ गेस्ट है आपका, आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उसकी जीवनी पढ़ते हैं, उसके सामने उसे ट्रॉफी देते हैं, यानी आप उसे क्या कर रहे हैं, एक्सटॉल कर रहे हैं। अगला शब्द है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस शब्द बना लॉक से। अंग्रेजी का एक रूट होता है जिसे बोलते हैं लॉक, LOQ, लॉक। लॉक मतलब बात करना यानी टॉक। मैंने एक और रूट बताई थी आपको अंग्रेजी की, वॉक। वॉक मतलब भी होता है बात करना। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा बातूनी है यानी टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा बोलता है, पूरे टाइम बोलता रहता है, बहुत ज्यादा बातूनी, इसके लिए एक और शब्द यूज होता है गैरुलस। दोनों ही शब्द बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, गैरुलस भी और लोक्वेशियस भी। इसका मतलब है बहुत ज्यादा बात करना। और इसका बिल्कुल उल्टा शब्द होता है टैसीटर्न। टैसीटर्न वो होगा जो बिल्कुल बात नहीं करेगा, यानी एकदम साइलेंट किस्म का व्यक्ति, बिल्कुल मनमोहन सिंह टाइप का व्यक्ति जिसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, वो है टैसीटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है यहां पर, ये जो जुड़वा बच्चे हैं ये बिल्कुल अलग हैं, एक टैसीटर्न है और दूसरा लोक्वेशियस है, यानी जुड़वा होने के बावजूद उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक है टैसीटर्न और दूसरा है लोक्वेशियस। अगला शब्द है डेसिकेट। डेसिकेट मतलब सूख जाना, बिल्कुल सूख जाना कोई चीज, उसमें से सारा पानी निकल जाना, उसे बोलते हैं डेसिकेट। जैसे अगर आप किसी मरुस्थल के अंदर जाएंगे, डेजर्ट के अंदर, वहां पे आपको कैक्टस का पौधा मिलेगा। ये पौधे कैसे होते हैं जनरली, ये ड्राई होते हैं बहुत ज्यादा, इनको ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। जहां भी आप वर्ड सुने ज़ेरो, ज़ेरो मतलब देखते ही समझ जाना, ज़ेरो मतलब होता है अंग्रेजी में ड्राई। अगर मान लीजिए आपकी आंखें सूख जाती हैं, आप इतना कंप्यूटर देखते हैं, तो उसको बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। अगर मान लीजिए आपका आपका आपकी स्किन सूख जाती है यानी ज़ेरोडर्मा। अगर आपका मुंह सूख जाता है, मुंह में थूक नहीं बनता, यानी ज़ेरोस्टोमिया। ज़ेरो मतलब ड्राई। इसीलिए जब आप फोटोस्टेट कराते हैं उसे बोलते हैं ज़ेरोक्स, क्योंकि फोटोस्टेट कराते वक्त पानी यूज बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसे बोलते हैं ज़ेरोक्स। ज़ेरो मतलब ड्राई। सो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ड्राई है, सूख गई है, उसे बोलते हैं डेसिकेट होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जमीन आप देख सकते हैं, ये जमीन बारिश के ना होने के कारण एकदम डेसिकेट हो गई है। अगला शब्द है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को अपना सपोर्ट देना या किसी की कही गई बात का सपोर्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं घर के बाहर कोई हादसा देखता हूं और मैं उसमें गवाह बन जाता हूं, पुलिस में जाकर मैं अपनी गवाही दे देता हूं। बाद में सीसीटीवी कैमरा से यह पता चलता है कि जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच था, यानी सीसीटीवी कैमरा ने मेरी बात को कोरोबोरेट किया। कोरोबोरेट किया यानी उसे कंफर्म किया या उसे सपोर्ट किया। सो किसी भी चीज को सपोर्ट करना, किसी भी चीज को कंफर्म करना पूरे सबूत के साथ, उसे बोलते हैं कोरोबोरेट करना। जनरली कोरोबोरेट हम लीगल केसेस में यूज करते हैं, कोर्ट केसेस के अंदर यूज करते हैं। अगला शब्द है मिटिजेट। मिटिजेट करना मतलब किसी चीज के प्रभाव को कम करना। जैसे किसी चीज को पहले से कम सीवियर बनाना, कम खराब करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दवाई लेते हैं तो आपका बुखार कम होता है, पहले से कम बदतर होता है। किसी चीज को पहले से बेहतर करना उसको बोलते हैं मिटिजेट करना। सो एक सेंटेंस भी है यहां पर, जब मैं बच्चा था तब मदर की आवाज सुनते ही मेरा सारा पेट का दर्द मिटिजेट हो जाता था, यानी कम हो जाता था। अगला शब्द है पीडेंट। पीडेंट बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बहुत ज्ञानी है लेकिन बिल्कुल सम्मान नहीं पाता है। वो इसलिए क्योंकि ये नॉलेज को, इसको दिखाने का बहुत शौक रहता है। मैंने एक शब्द आपको बताया था, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं एरुडाइट। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की मैंने उसमें फोटो दिखाई थी आपको। वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा विद्वान होता है और सब उसका सम्मान करते हैं। लेकिन पीडेंट वो व्यक्ति होता है जिसका सम्मान कोई नहीं करता है, और वो इसलिए क्योंकि इसको अपनी नॉलेज शो ऑफ करने का बहुत शौक रहता है। जनरली एक पीडेंट व्यक्ति आपकी छोटी छोटी बात पे कमियां निकालता है, आपकी ग्रामर में कमियां निकालता है, आपके बोलचाल में कमियां निकालता है, और इसका बस एक ही मकसद होता है, अपने आप को किस तरह से आपसे सुपीरियर प्रूव करे, ये प्रूव करे कि उसे बहुत ज्यादा आता है। इस तरह के व्यक्ति जनरली थ्योरेटिकल होते हैं, किताबी कीड़े हो सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को बोला जाता है पीडेंट।
अगला शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति, जो बिल्कुल रियलिस्टिकली काम करे, ज्यादा किताबी ना हो, बिल्कुल जो चीज जहां करनी चाहिए अपनी बुद्धि अपने विवेक से काम करे, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक व्यक्ति। अगला शब्द है एफेमेरल। एफेमेरल मतलब होता है वो चीज जो बहुत कम समय के लिए जिंदा रहती है, उसे बोलते हैं एफेमेरल। हो सकता है आप कोई सपना देख रहे हो जो पल भर के लिए आपने देखा, यानी वो सपना था एफेमेरल। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं। बहुत सारे आपने ये देखे होंगे, जब अंधेरे के अंदर लाइट जलती है तो वहां पर कीड़े आ जाते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए जिंदा रहते हैं, उसे भी बोलते हैं एफेमेरल। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि एफेमेरल शब्द का यूज सिर्फ पौधों के लिए या जानवरों के लिए हो, इस ये शब्द फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो जिंदगी है वो कैसी है, एफेमेरल, यानी क्षणिक भर की जिंदगी है और उसके बाद सबको जाना ही है। सो ये एक एफेमेरल लाइफ है। इस तरह से बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे पोएट हैं जिन्होंने एफेमेरल शब्द के अलग अलग तरह से यूज किए हैं अपनी अपनी रचनाओं के अंदर। अगला शब्द है प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी, ये शब्द को प्रॉपर्टी से कंफ्यूज मत करना, ये शब्द है प्रॉपराइटी। देखिए, प्रॉपराइटी का मतलब होता है समाज में कुछ रहने के ऐसे तरीके होते हैं जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें समाज, सोसाइटी अच्छा कहता है, सही कहता है, उसको बोलते हैं प्रॉपराइटी। जैसे एक लेन देन का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉपराइटी। इस तरह से कहीं पर बिहेव करने का कोई तरीका होता है, सोशल प्रॉपराइटी। तो समाज जिस तरह के बिहेवियर को अच्छा मानता है उसे बोलते हैं प्रॉपराइटी। क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें ये सारे कानून मानने पड़ते हैं, हमें समाज की बनाई हुई जो सीमाएं हैं हम उनके बाहर नहीं जा सकते आसानी से, और इसको बोलते हैं प्रॉपराइटी। थोड़ा सा कठिन शब्द है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको हो जाएगा। सो एक तरह से आप बोल सकते हैं समाज के अंदर जो एक डिसिप्लिन है उसे बोला जाता है प्रॉपराइटी। यानी डिसिप्लिन के लिए और भी शब्द हैं, जैसे डेकोरम या सही चीज करना हमेशा, यानी करेक्टनेस। अगला शब्द है गलिबल। गलिबल बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट तरह का व्यक्ति। ये कोई बच्चा भी हो सकता है, जिसे आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को चॉकलेट देकर या कोई और बहाने बनाकर बहका दिया जाता है, उन्हें बेवकूफ जल्दी से बना दिया जाता है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है। सो इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है जो अक्सर एग्जाम में आता है, वो है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस मतलब भी होता है वो व्यक्ति जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उनको गलीबल बोला जा सकता है। अगला शब्द है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 12वीं कक्षा के बाद आपको क्या पढ़ना है, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं या आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, आप इस बात पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप वैसिलेट कर रहे हैं। यानी कभी इधर कभी उधर, कभी ये डिसीजन ले रहे हैं कभी वो डिसीजन ले रहे हैं, इसको बोलते हैं वैसिलेट करना, इनडिसाइसिव होना, डिसीजन नहीं ले पाना। अगला शब्द है होमोजीनस। होमोजीनस शब्द मतलब होता है एक जैसा। और जैसे भारत का जो समाज है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जात हैं, इतने सारे ट्राइब्स हैं कि हमारा समाज होमोजीनस नहीं है। हमारा समाज है हेट्रोजीनस। तो ये दो शब्द होते हैं, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। सो इंडियन सोसाइटी इज नॉट ए होमोजीनस सोसाइटी। आप ये फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में सारे लोग एक जैसे हैं, यानी ये सारे के सारे सिमिलर हैं या होमोजीनस हैं। वोलाटाइल। वोलाटाइल एक अच्छा शब्द है। वोलाटाइल के दो मतलब निकलते हैं। एक तो वोलाटाइल होता है जो आसानी से उड़ जाता है, आसानी से जिसका वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेट्रोल की टंकी गलती से एक रात अपनी खाली छोड़ देंगे तो अगले दिन आप देखेंगे सारा पेट्रोल उड़ जाएगा, यानी पेट्रोल है वोलाटाइल। इसी तरह कभी आप अपनी परफ्यूम की शीशी खाली छोड़ दीजिए, सारा परफ्यूम उड़ जाएगा, यानी परफ्यूम है वोलाटाइल। सो एक तो वोलाटाइल का मतलब होता है ये। दूसरा वोलाटाइल का मतलब होता है अगर कोई चीज में परिवर्तन बहुत जल्दी से आता है तो उसे बोलते हैं वोलाटाइल। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख की जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो काफी वोलाटाइल है। यानी हो सकता है अगले ही पल वहां पे कोई आवालांचे या कोई बर्फ का तूफान आ जाए, या हो सकता है अगले ही पल वहां पे कोई शीत लहर आ जाए। सो ये वोलाटाइल। यानी जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि सीरिया,
सीरिया का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, सीरिया की जो राजनीति है आज की, वो काफ़ी वोलाटाइल है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं। एक तरफ इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन है, वो वहाँ पे पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ असाद की आर्मी। सो काफ़ी एक गहमा गहमी है, काफ़ी एक तनाव है, यानी वोलाटाइल है। सो इसके आई होप आपको दोनों मतलब क्लियर होंगे वोलाटाइल का। एक वोलाटाइल का मतलब होता है फिजिकल चीज़ जो उड़ जाती है, और दूसरा जिसका मतलब होता है तनावपूर्ण वातावरण जो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन लेता है। अगला शब्द है एडवोकेट। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो आपको सपोर्ट करता है, पब्लिकली सबके सामने सपोर्ट करता है, वो होता है एडवोकेट। इसीलिए कई बार हम जो हमारा वकील होता है उसे भी एडवोकेट बोल देते हैं, क्योंकि एडवोकेट कर रहा है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है किसी केस के अंदर, वो हमारा साथ दे रहा है। एक और शब्द आपको याद रखना है, जिस तरह से कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है तो वो होता है आपका एडवोकेट, इसी तरह से जो आपको विरोध करेगा आप उसको बोलेंगे एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब आपका विरोधी, आपका आलोचक। अगला शब्द है एंटीपैथी। पैथी शब्द का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। पैथी शब्द का मतलब होता है अंग्रेजी में फीलिंग्स, और एंटी मतलब होता है अगर आप किसी चीज के विरोध में हो जाएं, यानी आप उसके एंटी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, उनको बोलते हैं एंटी सोशल, यानी वो सबके साथ सोशल होना, घुलना मिलना पसंद नहीं करते। एंटी मतलब अगेंस्ट। अगर आपकी फीलिंग किसी चीज के अगेंस्ट है, यानी उसके लिए आपके प्रति है एंटीपैथी। यानी एंटीपैथी मतलब किसी चीज को नापसंद करना, किसी चीज से नफरत करना। जैसे मान लीजिए, आई हैव अ फंडामेंटल एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। कई देश कैपिटलिज्म पॉलिसी इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर फॉलो करते हैं, और मुझे इस बात से आपत्ति है, यानी आई हैव अ फंडामेंटल एंटीपैथी टू कैपिटलिज्म। यानी किसी चीज से जब आप नफरत करेंगे तो आप उससे बचेंगे, किसी चीज से बचना उसको बोलते हैं एवर्जन। एवर्जन मतलब किसी चीज से बचना, किसी चीज को अपने से दूर रखना, और किसी चीज को नापसंद करना, यानी डिसलाइक। अगला शब्द है बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज की क्षमता को बढ़ाना। जैसे भारतीय वायुसेना फ्रांस से रफायल प्लेन खरीद रही है, क्योंकि वो अपनी जो वायु सुरक्षा है उसे पहले से मजबूत करना चाहती है, यानी बोल्स्टर करना चाहती है। अगर मान लीजिए किसी कुर्सी की तीन टांग हैं, आप अगर चौथी टांग भी लगा देते हैं तो कुर्सी को सपोर्ट मिल जाएगा, यानी आप कुर्सी को बोल्स्टर करेंगे। किसी चीज को पहले से मजबूत करना, किसी चीज की ताकत बढ़ाना, उसे बोलते हैं बोल्स्टर करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, जब मैंने बैडमिंटन मैच में शुरू के 3 पॉइंट लगातार जीत लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस बोल्स्टर हो गया, यानी मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर वृद्धि हुई। अगला शब्द है कैकोफोनी। कैकोफोनी बोलते हैं कर्कश आवाज, जो आवाज बिल्कुल सुनने में अच्छी नहीं होती, कर्कश आवाज। जैसे मान लीजिए अगर कोई 10-15 लोग आपस में लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, तो उसको बोलेंगे कैकोफोनी। कैकोफोनी यानी कर्कश आवाज। जैसे कौवे की आवाज होती है तो वो कर्कश मानी जाती है, बिल्कुल सुरीली मीठी आवाज नहीं होती है, ये होती है कैकोफोनी। अगला है डी राइड। किसी को डी राइड करना यानी किसी का मखौल उड़ाना। मखौल मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को घृणा की नजर से देखना, किसी का मजाक उड़ाना सबके सामने, उसको बोलते हैं डी राइड करना। फॉर एग्जाम्पल, जब नदी के ऊपर डैम बनाने का निर्णय लिया गया तो जितने भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस डिसीजन को रिडिक्यूल किया या डी राइड किया। अगला है डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब जब कुछ चीजों के अंदर या कुछ लोगों के अंदर आपस में असहमति होती है तो उसे बोलते हैं डिसोनेंस। मान लीजिए 2 लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एक गिटार बजा रहा है, दूसरा तबला बजा रहा है। तबला और गिटार हमेशा साथ साथ चलने चाहिए, तभी उनमें धुन निकलेगी, तभी वो मधुर होगी। अगर मान लीजिए तबला आगे आगे भाग रहा है, गिटार पीछे पीछे, यानी उन दोनों के अंदर हो गया है डिसोनेंस। डिसोनेंस का बिल्कुल उल्टा शब्द होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जब दो चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा समानता होती है, सिनर्जी होती है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। लेकिन डिसोनेंस मतलब जब दो चीजों में असहमति होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर 2 लोग गिटार बजा रहे हैं और धुन दोनों की एक साथ नहीं निकल रही, तो दोनों के अंदर है डिसोनेंस। ये शब्द इस तरह से भी यूज हो सकता है और ये लोगों के सेंस में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं वहां जाना तो चाहता था, लेकिन अंदर से मेरे को एक कॉग्निटिव डिसोनेंस था, यानी अंदर से मेरे एक आवाज आ रही थी कि मत जाओ। यानी मेरी सोच में और मेरे करने में एक डिसोनेंस था, यानी एक असहमति थी। तो किसी भी तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला शब्द है इनजेनुअस। इनजेनुअस मतलब होता है इनोसेंट, बहुत ही मासूम, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले। इससे रिलेटेड मैंने एक और शब्द, बिल्कुल ऐसा शब्द आपको बताया था, जिसका मतलब था गलिबल। तो गलिबल और इनजेनुअस एकदम एक जैसे शब्द हैं। तो एक बच्चे को कहा जा सकता है इनजेनुअस, या इसे कहा जा सकता है नाइव। नाइव मतलब होता है जो उतना ज्यादा कुशल नहीं है, किसी काम में निपुण नहीं है, अनस्किल्ड है, जो अभी कैरियर शुरू ही कर रहा है, या कोई बच्चा है जिसने उतनी दुनिया नहीं देखी है अभी, जिसको उतना दुनिया के बारे में नहीं पता है, वो एक इनजेनुअस है। अगला है लथार्जिक। लथार्जिक मतलब आलस, बहुत ज्यादा आलस, कोई काम करने की इच्छा ना रखना, बहुत ज्यादा डल होना, स्लो होना, स्लगिश होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने पूरी रात शराब पी ली थी, उसके बाद जब वो काम पे आया तो पूरे दिन लथार्जिक था, यानी उसका बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था, पूरे टाइम उसमें आलस भरा हुआ था। सो ये शब्द है लथार्जिक। अगला शब्द है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, वैसे मैलिएबल के दो मतलब होते हैं। मैलिएबल का एक मतलब ये भी होता है, अगर आप कोई धातु लेते हैं, कोई मेटल, और अगर आप उसे मोड़ सकते हैं बिना तोड़े हुए, तो उसे बोलते हैं मैलिएबल। तो किसी भी मेटल को अगर आप शीट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सोना होता है, गोल्ड, गोल्ड के इतने सारे गहने क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सोने को आसानी से मोड़ा जा सकता है, यानी गोल्ड इज अ हाईली मैलिएबल मेटल। पर्सन के केस में भी मैलिएबल यूज हो सकता है। अगर कोई मैलिएबल व्यक्ति है, उसे आसानी से तोड़ा मोड़ा जा सकता है। यहाँ पे मोड़ने से मतलब यह है कि उसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अपनी बातों में लिया जा सकता है, उसे आसानी से चलाया जा सकता है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा रजिस्ट नहीं करेगा, जो आप कहेंगे चुपचाप बात मानेगा, इसे अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उस तरह के पर्सन को बोलते हैं मैलिएबल पर्सन। सो मैलिएबल पर्सन मतलब प्लाएबल या इजिली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि कंप्लायंट। कंप्लायंट मतलब जो चुपचाप आपकी बात माने। आप इसको सर्वाइल भी बोल सकते हैं, जिसे आसानी से मैनेज करना बहुत आसान है जिस पर्सन को, या आप इसे ऑब्सिक्वस भी बोल सकते हैं। ऑब्सिक्वस मतलब भी होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप आपकी बात माने। अगला शब्द है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप मतलब होता है मानवता से नफरत करने वाला, जो सबसे नफरत करता है, पूरी मानव जाति से नफरत करता है, उसे बोलते हैं मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब होता है, द वर्ड एंथ्रो मतलब होता है मानवता, मैन काइंड, और मैन काइंड की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोप का मतलब जो सारी मानवता से नफरत करे। अगला शब्द है ऑब्ड्यूरेट। ये एक अच्छा शब्द है, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट होता है जो बिल्कुल आपकी बात ना माने, जो अपनी बात पे एकदम अडिग रहे, जिद्दी, इसको बोलते हैं। इसको आप एडमेंट भी बोल सकते हो, जो अपनी बात पे डटा रहे और आपकी बात बिल्कुल ना सुने, यानी एकदम स्टबन, सन की किस्म का व्यक्ति, जो जिसे अपनी बात से हिलाना बहुत मुश्किल हो, इसे बोलते हैं अनयील्डिंग या इंट्रैक्टेबल। ये सारे हैं इसके समानार्थी शब्द। सो फॉर एग्जाम्पल, उससे बात के करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एकदम ऑब्ड्यूरेट है, यानी आपके विचारों को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल शरण नहीं देगा, उसको आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देगा। सो इसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। अगला होता है शब्द ऑस्टेंटेशियस। बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये। ऑस्टेंटेशियस मतलब दिखावा, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। जैसे इस व्यक्ति ने देखिए कितने सारे गहने पहने हुए हैं, ये बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। पार्टी के अंदर आप अक्सर ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत ज्यादा गहने पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो सब कर रहे हैं शोई। इसको बोलते हैं शोई या गॉडी या प्रिटेंशियस। सो इन ये तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका मतलब होता है बहुत ज्यादा दिखावा करना। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट। एंथ्रो मतलब मैंने बताया आपको मानवता, और मैंने आपको शब्द बताया था जो मानवता से नफरत करे वो है मिस एंथ्रोप। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है उसका बिल्कुल उल्टा, जो मानवता से प्यार करे। देखिए अंग्रेजी में फिल मतलब होता है लव, फिल, और अंग्रेजी में फिल का उल्टा शब्द होता है फोब। फोब मतलब जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं या डरते हैं, इसीलिए फोब से वर्ड बनता है फोबिया। फोबिया मतलब किसी चीज का डर। जैसे अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया, मकड़ियों से डर लगता है ओफिडियोफोबिया। इस तरह से किसी भी चीज से फोबिया मतलब डर, लेकिन प्यार मतलब लव। सो फिल एंथ्रो, एंथ्रो मतलब मानवता, फिल मतलब लव, जो मानवता से प्यार करे। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो मानवता से प्यार करेगा?
जो बहुत ज़्यादा अपना कमाया हुआ धन मानवता के ऊपर खर्च करेगा, जैसे बिल गेट्स की जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, हर साल लाखों करोड़ों रुपया मानवता की भलाई के लिए खर्च करती है, यानी बिल गेट्स हैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, अपने आप को ही नकारे। इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कोई ऐसी बात जो जिसको सुन के आपको लगे कि ये तो सही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप, ये बात अपने आप को ही काटती है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि खड़े होने से आदमी ज्यादा थकता है चलने की बजाय, तो ये बात अपने आप में एक पैराडॉक्स कही जाएगी, यानी ये बात अपने आप को ही काटती है। सो पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। अगला है इनर्वेट। इनर्वेट हो जाना मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, टायर्ड हो जाना, फैटिग्ड हो जाना। फैटिग मतलब भी होता है टायर्ड, एग्जॉस्ट मतलब भी होता है टायर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल आजकल स्कूल वगैरह में बच्चों को इतना होमवर्क मिलता है कि वो एकदम इनर्वेट हो जाते हैं, एकदम थक जाते हैं। अगला शब्द है यूलोजी। अंग्रेजी में अगर किसी शब्द के आगे यू लगे, ई यू, मतलब समझ जाना कोई पॉजिटिव वर्ड है। यू मतलब होता है अच्छा, और यूलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जनरली इस शब्द को उस स्थान पर यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मर जाता है, कोई गुजर जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है पर्सन, तो उसके लिए लोग अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी था, सबकी मदद करता था, हमेशा आप अच्छा ही सुनेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए, उसको बोलते हैं यूलॉजी। यूलॉजी मतलब जनरली किसी की तारीफ जब की जाती है किसी के गुजर जाने के बाद, उसको बोलते हैं यूलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज आस्क्ड टू गिव अ यूलॉजी एट माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्यूनरल, यानी जब मेरे बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई तो मुझे यूलॉजी देने के लिए कहा गया। अगला शब्द है गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, यानी लोक्वेशियस। ये शब्द मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस और गैरुलस का मतलब एकदम सेम है। अगला शब्द है वेनेरेट। वेनेरेट मतलब जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को सम्मान देना, बहुत ज्यादा प्यार करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा सत्कार, आदर की नजर से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप भगवान को क्या करते हैं, वेनेरेट, आप रेवर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके आगे झुकते हैं, तस्वीर के आगे, उसको बोलते हैं वेनर करना। अगला है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मतलब होता है अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उससे बच निकलना, उसका जवाब ना देना, उसको अ, उसको बचना, किसी तरह भी आप उस सवाल का जवाब देने से बचेंगे, यानी आप कर रहे हैं प्रीवेरिकेट। उसको इवेड करना, क्वेश्चन को, उससे उसको इस तरह से जवाब देना उसका कि आपने क्वेश्चन का जवाब ना भी दिया और दे भी दिया, यानी किसी भी चीज से बचना, उसे बोलते हैं प्रीवेरिकेट करना। और आखिरी शब्द है वेवर। वेवर मतलब होता है लड़खड़ाना, लेकिन यहां लड़खड़ाना किस सेंस में, बहुत जल्दी जल्दी हिलना, उसे बोलते हैं वेवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोमबत्ती का फ्लेम है, मोमबत्ती की लौ है, और ये जब तूफान चलेगा तो ये काफी हिलेगी। हल्की सी हवा जब चलती है तो मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, उसके ऊपर जो आग होती है वो काफी भड़कती है, यानी वो वेवर करती है। सो वेवर मतलब बहुत जल्दी जल्दी हिलना, बहुत जल्दी जल्दी मूव करना, लड़खड़ाना। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, जो उसका सेकंड पार्ट है ये। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में लिख के आप बता सकते हैं, और भी अगर कोई इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे जल्दी से आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वोकेबुलरी पर और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। इस वीडियो को जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें उतने के साथ आपको शेयर करना है। जितने भी एग्जाम्स हैं मैं चाहूँगा जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ये बिल्कुल वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप तक लेकर आते हैं, और हमें मोटिवेट करने का आपके पास एक ही तरीका है, और वो है इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।